बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं फ़िज़िक्स का लेक्चरर हूँ। तो बेटा हमने अपनी सेकेंड ईयर की क्लास फ़िज़िक्स बुक चैप्टर नंबर 20 का आगाज़ किया हुआ था, जिसको हम स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो चैप्टर नंबर 20 का नाम था हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास चैप्टर नंबर 20 का नाम था। ठीक है, जिसके टॉपिक्स हम स्टडी करते आ रहे हैं। अब जो आज के लिए मैंने इस चैप्टर का जो टॉपिक चूज़ किया हुआ है वो है कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम मतलब कि हम पढ़ेंगे जो कंटिन्यूअस एक्सरेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्या प्रोसेस उनका होता है, ये सारा कुछ हम इस वाले टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक्सरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो डेफिनेशन आती है कंटिन्यूअस एक्सरेज की, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। कहते हैं एक्सरेज इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन विद द कंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, विद कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मैं लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन भी साथ साथ करता जाऊंगा। कहते हैं एक्सरेज इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, एक्सरेज आर इमिटेड in all directions with continuous range and frequency is called continuous X-rays. is called continuous X-rays। ठीक होगी बात। ये तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास। जो कंटिन्यूस एक्स-रेज होती हैं उनकी डेफिनेशन क्या है? कहते हैं कि जो एक्स-रेज होती हैं हर डायरेक्शन में क्या करती हैं, मिट हर डायरेक्शन में और कंटिन्यूस रेंज और फ्रीक्वेंसी के साथ मिट होती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं एक्स-रेज आर इमिटेड ऑल डायरेक्शंस विद कंटिन्यूअस रेंज एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्स-रेज। कि वो वाली एक्स-रेज या जो एक्स-रेज होती हैं वो क्या करती हैं कि जो ऑल डायरेक्शन और कंटिन्यूअस रेंज के साथ क्या होती हैं, इमिट होती हैं। तो जो कंटिन्यूअस रेंज या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ जो एक्स-रेज आपके पास इमिट होती हैं उनको हम क्या कह लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी एक्स-रेज है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस एक्स-रेज आती हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन कंटिन्यूअस एक्स-रेज की अगर हम बात करें कहते हैं स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ इंपैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम है क्यों होता है, दिस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, ये भी मैं लिख लेता हूं, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डिक्लेरेशन ऑफ, डिक्लेरेशन भी पढ़ सकते हैं, डेक्लेरेशन भी पढ़ सकते हैं, डेक्लेरेशन ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कि ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम आता है किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की डेक्लेरेशन की वजह से आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब डेक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ये जो आपके पास डेक्लेरेशन आती है इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब ये होता है हमारे पास एक वर्ड आ रहा है द डेक्लेरेशन। फर्दर एक्सप्लेनेशन से पहले हमें इस डेक्लेरेशन वर्ड का पता होना चाहिए। ठीक है, डेक्लेरेशन हम स्टडी कर रहे हैं तो डेक्लेरेशन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर इसको मैं डिफाइन करूं डेक्लेरेशन को, तो इसको कहते हैं द रिवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ एक्सेलरेशन is called deceleration। कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का रेसिप्रोकल ले ले तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं डेक्सेलरेशन। यहां इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डेसेलरेशन। ठीक हो गया। दो डेफिनेशन मैंने इधर ही लिख दी कि जो रेसिप्रोकल होता है एक्सेलरेशन का उसको भी हम डेसेलरेशन कहते हैं, या नेगेटिव होता है जो एक्सेलरेशन का
उसको भी हम क्या कहते हैं, डेसेलरेशन कहते हैं। और एक ये बात ये कि जो एक्सेलरेशन होता है, जिस सीमत में फोर्स लग रही हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, एक्सेलरेशन भी उसी सीमत में होता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब हम इन अदर हैंड बात करते हैं डेसेलरेशन की, तो डेसेलरेशन में ये होता है कि जिस तरफ को फोर्स लग रही हो, डेसेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन होता है। सपोज मेरे पास एक बॉडी पर फोर्स लग रही थी इस तरफ को, ठीक है, आगे को फोर्स लग रही थी, लेकिन उसका जो डेसेलरेशन होता है वो पीछे की तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगी। लेकिन जब एक्सेलरेशन की बात करें, दोनों एक सीमत में, एक्सेलरेशन भी और फोर्स की डायरेक्शन भी एक सीमत में। लेकिन डेसेलरेशन के केस में क्या होता है कि फोर्स आगे की तरफ और डेसेलरेशन पीछे की तरफ, ठीक है, ये रिवर्स होता है एक्सेलरेशन का। अब ये मैंने एक फिगर ड्रा की हुई है कि एक तो ये ग्राफ है मेरे पास एक इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। इंटेंसिटी बेसिकली शिद्दत को कहते हैं, लेकिन इस इधर ये मतलब आएगा कि कितनी एक्स रेज आपके पास आ रही हैं, एमिट हो रही हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी का और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ इनवर्स होता है, ठीक है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो इस केस में देखिए आपके पास इस तरफ को एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया, या हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने ले लिया वेवलेंथ को, और वर्टिकल लाइन पर मैंने ले लिया इंटेंसिटी को, यानी एनर्जी भी कह सकते हैं आप इन अदर वर्ड्स। कि जब देखिए वेवलेंथ इतनी नहीं बढ़ रही लेकिन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक हो गया। लेकिन ये देखिए इस तरफ इस पीक पर जाकर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो ये देखिए वेवलेंथ की डायरेक्शन अगर हम कोड करना चाहें तो वेवलेंथ की डायरेक्शन ये देखिए ऑलमोस्ट इस फॉर्म में आएगी आपके पास, इस फॉर्म में आपके पास वेवलेंथ आ रही है, ठीक हो गया। यानी देखिए अब इस केस पर वेवलेंथ और एनर्जी थोड़ा थोड़ा साथ बढ़ी थी, एनर्जी ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन वेवलेंथ में देखिए इतना चेंज नहीं आया, इतनी नहीं बढ़ी। लेकिन इंटेंसिटी देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो फासला इंटेंसिटी का, ये सारा इंटेंसिटी का फासला था, ठीक है। इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गई लेकिन जो वेवलेंथ है वो इतनी नहीं, थोड़ी सी बढ़ी। फिर क्या होता है कि वेवलेंथ जो इंटेंसिटी जो है एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो आपके पास इंक्रीज आया है इंटेंसिटी के अंदर, इधर देखिए, इधर से ये देखिए वेवलेंथ फिर क्या होगी, स्ट्रेट हो गई, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, ठीक है। फिर ये इस फॉर्म में देखिए थोड़ा सा फर्दर आगे मूव किया तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी जो इसकी थी बहुत ज्यादा हाई हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई होने के बाद वेवलेंथ देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कि जब इंटेंसिटी या एनर्जी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वेवलेंथ क्या होती है, फिर आस्ता आस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन को, और ये भी हमें यही बताता है कि जो आपके पास इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक हो गया। कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जब वेवलेंथ बढ़ती है तो इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन हमारे पास इस केस में क्या हुआ है कि आपके पास जो था स्टार्टिंग से वेवलेंथ भी और इंटेंसिटी भी साथ साथ बढ़ना स्टार्ट किया इन्होंने, लेकिन जब एंड हुआ तो एंड पर भी देखें दोनों एक साथ ही आके एंड हुआ। स्टार्ट भी इन्होंने एक साथ किया था और इनका जो एग्जाम था वो भी एक साथ ही हुआ आके, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे पास था इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। और एक बात आप याद रखें, इधर के जो हमारे पास एक्स रेज आती है उनकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ फॉर एक्स रेज वेवलेंथ फॉर एक्स रेज, ठीक है, वो ऑलमोस्ट होती है 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, ठीक है। जो रेंज आपके पास आती है एक्स रेज की आमतौर पर वो क्या होती है 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर तक, ठीक हो गया बात, ठीक होगी बात ये वाली। तो अब देखें ये नैनोमीटर एक बहुत ही ज्यादा छोटा यूनिट है, यानी अभी हम बात कर रहे थे वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ इधर जो एक्सरेज की आती है वो आती है नैनो के अंदर, नैनोमीटर्स के अंदर। तो नैनोमीटर्स बहुत छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम होती है, इस वजह से जो एक्सरेज होती है इनकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। लार्जर एनर्जी बट स्मॉलर, या लार्जर एनर्जी बट स्मॉलर इन वेवलेंथ, ठीक है। ये एक्सरेज का सारा प्रोसेस था। अब कहते हैं, मैं थोड़ी सी रीडिंग करता हूं, कहते हैं द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू इफेक्ट नोन एज ब्रेकिंग रेडिएशन। जो कंटीन्यूअस इफेक्ट था वो ब्रेक डाउन रेडिएशन की वजह से हो रहा था, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। देखिए पहले क्या हुआ, एक साथ बढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर क्या हुआ कि इंटेंसिटी एकदम से बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जो वेवलेंथ थी वो उसने ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बढ़ी नहीं है। फिर क्या हुआ, जब इंटेंसिटी एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, हाई अपने लेवल पर पहुंच गई, तो उधर से क्या हो गया, फिर जो वेवलेंथ थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और फिर एट द एंड दोनों ही एक साथ ही आकर एंड हुई। कहते हैं व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड
द टारगेट, कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट के ऊपर आकर फॉल करता है, ठीक है, जाकर उसके ऊपर टकराता है, क्या होता है फिर, दे आर सडनली स्लोड डाउन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टारगेट, कि जो आपके पास सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये हमारे पास एक बॉडी पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन ने आकर क्या किया, इस बॉडी के साथ टकराया, टकराने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, और स्लो डाउन होते होते आखिरकार वो स्टॉप ही हो जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के साथ जाकर कोलाइड करता है, उसके साथ टकराता है, तो क्या होता है, टकराने के बाद स्लो डाउन हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं these impacting electrons emit radiation as they are decelerated by the target, कि ये जो आपके पास जाकर टकराया है इलेक्ट्रॉन किसी भी टारगेट के साथ, उधर क्या करता है, डेसिलरेटिंग की वजह से उधर से इलेक्ट्रॉन, उधर से जो फोटॉन्स होते हैं या एक्स रेज होते हैं उनको एमिट करवाना स्टार्ट कर देता है। तो हमने यही सारा प्रोसेस पढ़ा पीछे भी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी टारगेट के साथ जाकर टकराता है, उधर से फोटॉन एमिट करता है, और जो असल में वो जो फोटॉन एमिट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्स रेज, ठीक हो गया। कहते हैं सिंस द रेट ऑफ डेसिलरेशन इज लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन्स लूज ऑल द काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। क्या कहते हैं कि आपके पास जो रेट होता है डेसिलरेशन का रेट होता है, मैंने आपको बताया कि जिस तरह को फोर्स लग रही हो, डेसिलरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो डेसिलरेशन का जो रेट है वो ज्यादा होता है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से मुराद के इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था तो मूव करते वक्त उसकी जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता आ रहा था इधर को, ठीक है। जब ये टकराया इसके साथ, ठीक है, टकराने के वक्त इसका जो डेसिलरेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, हाई डेसिलरेशन या ड्यू टू हाई डेसिलरेशन। चले मैं ये थोड़ा सा वाजिया करके लिख देता हूं, ये हमने स्टडी कर लिया इनके मतलब। कहते हैं ड्यू टू डेसिलरेशन electron lose its all kinetic energy in one collide या one collision। कहते हैं कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आ रहा था, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो टारगेट के साथ टकराया, कोलैप्स हुआ, तो क्या हुआ, उसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लूज हो गई। लूज क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था बॉडी के साथ आकर टकराया, टकराने की वजह से वो स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। तो स्लो डाउन होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, सिफर हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। स्लो होने की वजह से ही इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी लूज हो गई, खत्म हो गई। फिर कहते हैं the impact electron emit radiation as they are deceleration by the target. Since the rate of deceleration is so large that electrons lose all the kinetic energy in the first collision, ठीक है, एक ही collision के अंदर उनकी सारी की सारी kinetic energy lose। कहते the whole kinetic energy appear as a X-ray photon of energy HF maximum, ठीक है। the whole kinetic energy appear as the whole kinetic energy appear as the whole kinetic energy appear as the photon of X-rays, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है या अपीयर होती है, वो फोटॉन ऑफ एक्स रेज का जो फोटॉन होता है उसकी फॉर्म में अपीयर होती है, ठीक है। जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF मैक्सिमम, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसका जो फार्मूला आपके पास आ जाता है वो आ जाता है HF मैक्सिमम, जो हमें पता है पीछे भी पढ़ते आ रहे थे, जो हमारे पास F होता है फ्रीक्वेंसी वो बराबर होती है C/λ के, ठीक है। तो अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, H, ठीक है, आपके पास से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो भी क्या आ रही थी, इधर जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वो मैक्सिमम थी, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, HC/, लेकिन जो लैम्डा की जब हम बात करते हैं तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या इंटेंसिटी ज्यादा होती है एक्स रेज की, लेकिन जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास केस
कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, पहले ही कोलिजन में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की सारी लूज हो जाती है। फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है एज अ फोटोन ऑफ एक्स रे अपीयर होती है और वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF मैक्सिमम। फिर हमने बाद में क्या किया कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता था, वो हमने क्या किया, H एज इट इज आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, चूंकि ये बात हो रही है एक्स रेज की, तो एक्स रेज के लिए फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जब हम लैम्डा की बात करें तो वो मिनिमम होती है। कहते हैं दैट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम कोरेस्पोंड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अदर इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन देयर फर्स्ट कोलिजन। कहते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसने तो अपनी सारी की सारी एनर्जी एक ही कोलिजन में लूज करवा दी, लेकिन जो बाकी पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वो ऐसा नहीं करते कि एक ही टक्कर में, एक ही कोलिजन में उनकी सारी की सारी एनर्जी लूज हो जाए, ठीक है। रिमेनिंग अदर इलेक्ट्रॉन्स do not lose their energy in first collision, ठीक है, इन फर्स्ट कोलिजन कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को फर्स्ट कोलिजन के अंदर लूज नहीं करते। क्या करते हैं, कहते हैं दे मे सफर अ नंबर ऑफ कोलिजन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि वो रेस्ट की हालत में आने से पहले क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की कोलिजन्स करते हैं टारगेट के साथ, ठीक है। दे सफर डिफरेंट कोलिजन्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट की हालत में आने से पहले, कमिंग टू रेस्ट की हालत में आने से पहले वो डिफरेंट किस्म की कोलिजन्स करते रहते हैं टारगेट के साथ और बाद में जाकर वो स्टॉप होते हैं। लेकिन जब हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो फॉल करवाया गया टारगेट के ऊपर उधर ही जाके स्टॉप हो गया या रेस्ट में आ जाता है। कहते हैं दिस विल गिव द राइज द फोटोन ऑफ स्मॉलर एनर्जी और एक्स रेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। कहते हैं कि जो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही वजह बनती है कि आपके पास जो फोटॉन्स हैं वो ओमिट होते रहते हैं। अगर सारे एक दफा आकर टकरा जाएं वापस आकर ना टकराएं, ठीक है, एक दफा टकरा कर रुक जाएं वापस आकर ना टकराएं तो उधर फोटॉन तो ओमिट होना बंद हो जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप, लेकिन जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, वो बार बार आकर कोलिजन करते हैं टारगेट के साथ। फिर उधर से क्या होता है, फोटॉन्स एमिट होते रहते हैं और फोटॉन्स को हमने क्या हुआ है कि वो जो हमारे पास फोटॉन होता है वो एक्स रेज होती है। कहते हैं दस द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डेसलरेशन ऑफ इंपैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेसलरेशन की वजह से क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस आपके पास एक्स रेज आती हैं वो हमारे पास आती जाती हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्स रेज हमें मिलती रहती हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास टॉपिक कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम कि एक्सरे का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमने उसकी डायग्राम की हेल्प से भी इसको स्टडी किया, ठीक है। फिर डेफिनेशन भी कहा, हमने कहा कि जो इमिटेड रेडिएशन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअस रेंज या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ इमिट होते हैं, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस रेंज के साथ इमिट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्स रेज, ठीक है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक्स रेज एमिट होती हैं कंटिन्यूअस रेंज या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ उनको हम कंटिन्यूअस एक्स रेज कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए किस बात की शर्त है कि उसकी रेंज या फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से वो एक्स रेज जो आपके पास आएंगी वो कंटिन्यूअस होती हैं। उसके बाद हमने इस डायग्राम को भी स्टडी किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।